वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज तफसील से बात करेंगे जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। अब बहुत सी मेरे ख्याल में हम कह सकते हैं कि काफ़ी दिन या हफ्ते से अब कुछ थीम्स जो हैं वो तो रूटीन की हो गई हैं, उनमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। एक तरफ अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों जमातों कि अपने तौर से पोजीशन मजबूत भी है और कमज़ोर भी है। एक अगर हुकूमत में है, अब हुकूमत के नंबर्स भी पूरे हैं पार्लियामेंट में, तो एक वो ऐसे मैंडेट पर हुकूमत बनी है कि उस मैंडेट के ऊपर बहुत सवालात हैं। और जैसे कि अभी एक साउंड बाइट भी आपने सुनी कि ख़तरा ऐसी हुकूमत को हमेशा ये रहता है कि जो लाया है वो निकाल भी सकता है। कुछ अंदरूनी इख्तलाफात भी हमें PMLN में नज़र आते हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो उनकी कबूलियत के ऊपर तो बहुत सवालात हैं। कोई ऐसा मौका भी नहीं नज़र आ रहा कि ये कबूलियत की घड़ी उनको नसीब होगी। मगर दूसरी तरफ अगर मकबूलियत देखें तो जमात के लिए कोई कमी नहीं है। मगर इमरान खान साहब के जेल में होने से जमात में जो एक हमेशा से इस का हम कह सकते हैं हॉल मार्क रहा है, और वो ये है कि यूनिटी नहीं होती, डिसिप्लिन नहीं होता, हर वक्त हर कोई अपनी गुफ्तगू कर रहा होता है। वो इस वक्त हमें मेरे ख्याल में और भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। साथ साथ मगर ये भी एक तब्दीली नज़र आई कि कुछ ऐसे लीडर्स जो पार्टी छोड़ के गए थे, कुछ कहा जा रहा है कि वापस आने को तैयार है, कुछ बहुत अरसे के बाद सामने आए हैं तो उनके बारे में भी लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है और ये क्या कहता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में? क्या उसके ऊपर जो सख्तियां थी वो कोई कम हो रही हैं कि लोग सोच रहे हैं कि वो वापस जमात में आ सकते हैं? हुकूमत के लिए ऑब्वियसली जो माशी चैलेंजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, और इसी हवाले से उनकी जो काबीना में पिछले दिनों तब्दीलियां हुई उस पर भी बहुत बात हो रही है। एक तरफ तो राना सनाउल्लाह जैसे लोग जो बहुत इंटरव्यूज़ दे रहे थे, उनमें गुफ्तगू कर रहे थे, उनको भी काबीना का हिस्सा बनाया गया। इसहाक डार साहब को डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जिस पे लोगों ने ये सवाल भी उठाए कि क्या अब वो फिर से एक दफ़े जो फाइनेंस के मामलात हैं उनके ऊपर नज़र डालेंगे, क्या वहाँ वो कोई फ़ैसले करेंगे, इतनी जो उनको बड़ी पोस्ट दी गई है। ये सब सवालात हैं। और साथ में ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो भी कोई कम संजीदा नहीं है, और उसका जो भी नतीजा निकलेगा सियासत पर तो असरअंदाज होगा ही सही। इन सब मामलों पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद काज़मी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमें ज्वाइन किया है जाहिद हुसैन साहब ने, ये भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। और हमारे साथ मौजूद है नादिया नकी साहिबा, हमारी कॉलीग भी हैं, शो भी होस्ट करती हैं डॉन न्यूज़ में, ये भी सीनियर सहाफ़ी है। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। जी तो मेरा वैसे ये चाह रहे अथर साहब के, सबसे पहले मैं पूछूं कि ये सीनियर सहाफ़ी इतने ज़्यादा क्यों है हमारे मुल्क में, बट आई थिंक वी शुड स्टिक टू द टॉपिक। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफ़ी कन्फ्यूजन नज़र आती है। आई थिंक एक तरफ कहते हैं गुफ्तगू हो रही है, दूसरी तरफ कोई कहता है कि नहीं बात करनी, तीसरा कहता है कि नहीं गुफ्तगू का फ़ायदा कोई नहीं है। क्या चक्कर है? कोई सचमुच हम कह सकते हैं गुफ्तगू हो रही है, मायने खेज गुफ्तगू हो रही है, या ये बस ऐसे ही बातें हैं हवा में? देखिए, वहाँ पे इस वक्त इशू ये है कि वहाँ पे हमें सीनियर सियासतदान कम नजर आ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। हमेशा से यूथ की पार्टी है ना, तो सीनियर तो वहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा इशू है। इस वक्त इशू ये है कि जो भी तहरीक इंसाफ की सियासत हो रही है वो कुछ लोग उसको डील कर रहे हैं, और आपको कन्फ्यूजन भी नजर आती है, सूबाई सतह के ऊपर भी नजर आती है, वफाक में भी नजर आती है। किसी भी सियासी जमात के अंदर जो बुनियादी चीज होती है, जो हायरार्की होती है, उसका वाज़ेह होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बैरिस्टर गौर साहब बात कर रहे होते हैं तो मरवत साहब हाथ पकड़ के बीच में बोलना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई टांगा पार्टी भी हो और उसका चेयरमैन बोल रहा हो तो किसी और की वो मजाल नहीं होती कि वो बीच में बोलना शुरू कर दे। तो विच शोज के पार्टी के अंदर कोई कोहेरेंट किस्म का मैकेनिज्म इस वक्त नहीं है। और उसकी वजह क्या है? तमाम सीनियर क़यादत जो है वो जेल में, शाह साहब हो जाएं, परवेज इलाही साहब हो जाएं, इमरान खान साहब हो जाएं, यास्मीन राशिद साहिबा हो जाएं, एजाज चौधरी साहब हो जाएं, महमूद रशीद साहब हो जाएं, ये सब लोग जेलों के अंदर हैं। तो ये इसकी वजह से वो एक तरह से जमात को कम्युनिकेशन का गैप है, वो सफर कर रहे हैं। बाकी क्या उनकी पॉलिसी एक है? मेरे ख्याल में इस वक्त मुझे दो पॉलिसीज लग रही हैं। एक पॉलिसी वो है जो जेल में बैठे हुए इमरान खान साहब की पॉलिसी है, और एक पॉलिसी वो है जो बाहर बैठी हुई जमात खान साहब की पॉलिसी को लेती है
उसको थोड़ा सा साफ सुथरा करती है, उसको टोन डाउन करती है, उसकी तशरीह करती है, उसको चमका चमकू के थोड़ा सा काबिल कबूल बना के सामने लेके आते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वजह से आपको कंफ्यूजन नजर आती है। बिल्कुल ठीक। तो आपने की क्वेश्चन, गुफ्तगू हो रही है या नहीं हो रही? इस वक्त मेरे ख्याल में उस लेवल के ऊपर जहां पे होनी चाहिए वहां पे नहीं हो रही। जाहिद साहब, सर आपने अतर साहब की बात सुनी। अब अगर आपसे मैं कहूं कि आप इसको जरा दूसरी तरफ से देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पिछले दिनों में एक से ज्यादा लीडर ने कहा कि हम बात करने को तैयार हैं, हम बात करना चाहते हैं, ये तो जमात। सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कोई इंटरेस्ट हो सकता है, कोई दिलचस्पी हो सकती है गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, या जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में जो इंटरनल फ्रिक्शन है ये उसकी वजह से ये आपको आवाजें सुनने को मिल रही है? देखिए आरफा, ये इस किस्म के जो है पॉस्चरिंग जो है वो तो मुस्तकिल होती रहती है कि हम बात करने के लिए तैयार है, सियासी पार्टियों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो हम सुनते आए थे। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी पार्टी इस वक्त संजीदा है कोई सियासी मुज़ाकरात करने के लिए। इस वक्त जो सूरत हाल है, ये जैसे अभी बात हो रही थी कि जो पीटीआई की सूरत हाल तो हमारे सामने है बहुत अच्छी तरह। कोई लीडरलेस एक पार्टी से बन के आई है, ना उनके सामने कोई लाएमल है और ना ही ये तय कर सके कि क्या करना क्या है, किससे बात करनी है। कभी वो कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकते हैं। जब ये सारी बातें आती हैं तो फिर मेरे ख्याल मुझे नहीं लगता है कोई सियासी पैमाने पे बातचीत होती है। देखिए, अगर बात करनी होती तो बहुत सिंपल तरीका होता है। आप पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो है अगर फर्ज कीजिए पहले इब्तिदा तो वहीं से शुरू होती है कि आप जो है पार्लियामेंट्री डिबेट में हिस्सा लें और फिर उसके बाद जो है कमेटीज होती हैं उसमें अपना फाल किरदार अदा करें। यही एक तरीका होता है जो सियासी जमातों में जो एक लिहाज से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त किसी की तरफ से वो नहीं है। पीटीआई के तो हम देख चुके हैं कि मेरे ख्याल उनका एक वाज़ेह शायद इस वक्त मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे तो ज़रूर हैं। मेरा ये एक तब्दीली बहुत बड़ी आई है पीटीआई में कि पहले तो हर चीज़ों का बाइकआउट करते थे, लेकिन इस दफ़ा असेंबली में बैठे हैं वहाँ पे। लेकिन ये है कि जो तरीक़ेकार है उसमें अभी कोई ऐसी चीज़ संजीदा कोशिश नज़र नहीं आती है कि चीज़ों को एक चीज़ें बढ़ाई जाए। इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग का भी जो है उनका भी कोई ऐसी ख्वाहिश, मतलब ठीक है कहने को तो कह सकते हैं कि आइए बैठिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनके भी कोई संजीदा इनकी नौयत है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों ही जो है एक ही सिमत में उनकी तवज्जो है। और जैसे पीटीआई की तरफ से बहुत ही वाज़ेह आ गया कि एस्टैब्लिशमेंट में बात कर सकते हैं, तो इसी तरह से पीएमएलएन या इस वक्त जो रूलिंग कोalition है वो भी सारा का सारा उनका दारोदार जो है वो पिंडी की तरफ है। तो यहाँ पे फिर कोई गुंजाइश बन के नहीं आती है। नादिया साहिबा, आप कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम कह सकते हैं कि काफी खामोश तमाशाई बनी हुई है आजकल। कोई उनकी तरफ से, मेरे ख्याल में कल क्योंकि 1 मई थी तो हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर सुनी बहुत अरसे के बाद। आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र आया तो पता चला जी वो तो क्राइम की कराची के हवाले से जो क्राइम की सूरत हाल है उस पर मीटिंग चेयर कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है, और ये जिस किस्म के हम अफवाहें सुनते रहते हैं कि आज नहीं तो कल वो वफाकी काबीना में आ जाएंगे, कराची में क्या इस हवाले से गुफ्तगू है? देखिए आरफा, जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र है, आप कंपेयर करें इससे पीटीआई से, पीएमएलएन से, पीएमएलएन की पोजीशन अभी भी गो कि वो हुकूमत में है, उनका अपना वजीर आजम, डेप्यूटी वजीर आजम, पूरी काबीना है, लेकिन ये वो है जिसको हम पाकिस्तानी सियासत में आर्जी नौकरी कहते हैं, जो कभी भी खत्म हो सकती है। और हमने माजी में देखा है कि किस तरह से वज़ीर आज़म को घर भेजा गया है। लेकिन अगर आप पीपल्स पार्टी को देखें तो सरदार आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐवान सदर में जाके कम से कम 5 ईयर के लिए तो आप देखें कि एक पक्की नौकरी है। कब आपने देखा है कि कभी सुदूर के खिलाफ किसी किस्म की इम्पीचमेंट्स हुई हो पाकिस्तान में? और ऐसा कुछ सदर का अब ओहदा बचा भी नहीं है कि वो बहुत सारे मामलात के अंदर अमल दखल कर सके। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर आप देखें वो वेट एंड वॉच में है। उन्होंने अपने कार्ड्स बड़े क्लोज टू चेस्ट रखते हैं। सिंध में उनकी हुकूमत है, बिला
شرکت غیر جسے کہتے ہیں، بڑے آرام سے وہ یہاں پر حکومت کریں گے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کراچی کے میئر نے فوری طور پر پرائم منسٹر آف پاکستان کو یاد دلایا ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے وفاق کی جانب سے، جو ٹرانسپورٹ کا نظام گرین لائن بس سروس ہے، آپ اس کو فوری طور پر جو ہے SIDC کے تحت جو ہے وہ کمپلیٹ کریں. یعنی یہ جو معاملات ہیں کہ وفاق صوبے کو پیسے دے، یہ بڑے اچھی طریقے سے اب یہ ہینڈل کیا جائے گا. دوسری جانب جہاں پر صدر زرداری ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ایوان میں بیٹھ کر، یعنی ایوان صدر میں بیٹھ کر بہت اچھی سیاسی بساط کھیلیں گے. انہوں نے سینٹ کے چیئرمین شپ دی ہوئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے لی ہے، یعنی امپورٹنٹ پوزیشنز ان کے پاس ہیں. اب کابینہ میں وہ آتے ہیں نہیں آتے ہیں، یہ بڑا ابھی مطلب افواہیں ضرور یہ ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب تو کیٹیگورکلی کہہ چکے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ آگے دیکھیں، فورسی کریں، تو معاملات یہاں بھی جا سکتے ہیں کہ فیوچر میں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی ایک ساتھ مل سکتی ہے. اس کو آپ جسے کہتے ہیں کہ ایسی کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوگی. تو میرے خیال سے پیپلز پارٹی بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. سو واٹ اف دے آر ناٹ پارٹ آف دی بالکل ٹھیک. اطہر صاحب، آپ نے نادیہ صاحبہ کی گفتگو سنی اور ان کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف ایک دن اکٹھی ہوں. اب اس بات کو ہم اگر جوڑیں جو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی ڈیل تو نہیں ہو سکتی، انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. ویسے فواد، بائی دا وے سوری بات آپ کی کاٹ رہی ہوں، فواد چودھری صاحب آ رہے ہیں واپس پاکستان تحریک انصاف میں؟ دیکھیں وہ آ جائیں گے واپس. خان صاحب کی طرف سے ان کو آلموسٹ گرین لائٹ ہے، انہوں نے واپس آنا ہے. ان کی جیل میں بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے خان صاحب نے ان کی تعریف بھی کی تھی اور ایک دو دفعہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بھی کہا کہ اس کو کہا گیا کہ میرے خلاف اپروور بنو، یہ نہیں بنے. تو سافٹ کارنر ہے فواد چودھری صاحب کے لیے. مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے، لیکن جب تک خان صاحب باہر نہیں آئیں گے فواد چودھری صاحب جماعت میں اندر نہیں جا سکیں گے، اس لیے کہ دیگر جو لوگ اس وقت گیٹ کیپنگ کر رہے ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں. اسی طرح اسد عمر صاحب کو ہم نے دیکھا، مجھے نہیں لگتا کہ اسد عمر صاحب اتنی جلدی جماعت میں واپس آئیں گے. وہ تو خیر ابھی کچھ انہوں نے اظہار بھی نہیں کیا. تو کچھ دیگر لوگ بھی ہیں، پر فواد چودھری صاحب جب خان صاحب باہر ہوں گے فواد چودھری صاحب جماعت میں اندر ہو جائیں گے. باقی جو آپ کا کوشچن تھا کہ سوری اگر آپ نے دوبارہ ریمائنڈ بھی کروا دیں. نہیں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ فواد چودھری صاحب نے کہا جی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے، ڈیل نہیں ہو سکتی. اور نادیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI بھی تو ایک دن اکٹھے ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہ انتخابات کے بعد بھی یہ ایک بیانیہ سامنے آیا تھا، لیکن عمران خان صاحب کی PTI اور زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ بھی میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. اچھا، ہاں PTI اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو سکتے ہیں. ہاں عمران خان کی PTI ہو سکتا ہے فیوچر میں بلاول کی پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی ٹائم پہ اکٹھی ہو جائے، لیکن اس وقت جو سٹیٹس کو ہے اس میں یہ ممکن نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں، ان کی سیاست ہے، تو اس میں پیپلز پارٹی اور PTI کا کوئی اتحاد بنتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. زاہد صاحب، I'd like your comment on this. نادیہ صاحبہ کا obviously ایک ویو ہے، اطہر صاحب کا دوسرا ویو ہے. How would you view it? Because سر وہی والی بات کہ اس پارلیمنٹ میں جب نادیہ صاحبہ ایسی گفتگو کرتی ہیں تو میرے دماغ میں یہی آتا ہے کہ جیسے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے سب میجکلی اکٹھے ہو گئے تھے، تو اسی طرح جادو سے پارٹیز ادھر ادھر ہو جائیں گی تو نئی حکومت بن جائے مختلف نمبر سے. دیکھیں پیپلز پارٹی کی طرف سے تو کئی اشارے ملے تھے، ایک لحاظ سے فارمل آفر بھی دی گئی تھی PTI کو کہ ان کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنا لیں، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ PTI کی طرف سے ایسی کوئی چیز ہو سکے گی. چاہے وہ عمران خان صاحب باہر بھی آ جائیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے جو اپنی جس قسم کی سیاست رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی طور پہ بھی پیپلز پارٹی سے اتحاد کریں گے. اب دیکھنا یہ کہ کیا صورتحال بن، کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب کی سیاست ہمیں بہت صاف نظر آتی ہے. اس میں یہ تھا کہ ان کا خیال یہی ہے کہ ان کی تمام جو سپورٹ بیس بن کے آئی ہے وہ ایک نیریٹو کے سہارے بن کے آئی ہے. اور عمران خان صاحب میں کبھی وہ سیاست دانوں والی کوئی بھی خصوصیت تو ہمیں نظر نہیں آئی ہے کہ وہ حالات کے تحت تبدیل ہو جائے. جسے آپ نے ان کی مثال دی کہ PDM کی، کہ PDM میں اختلافات بھی تھے، اکٹھا بھی ہو گئے تھے، وہ تو سب ہوتا ہی رہا ہے. سیاست میں جو ہے اس قسم کی چیزیں ہمارے ہوتی رہی،
लेकिन मुझे नहीं, बाहर आ भी जाते हैं, कभी भी इनको ये होगा तो वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये चीजें मुमकिन हो सकती हैं। जहां तक पीपल्स पार्टी का इस गवर्नमेंट के साथ है, वो इस तरह से चलती रहेंगी। मुझे अभी भी जो नजर आ रही है, वो पहले ये लगता था कि वो हालात को देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल बन के आती है। अगर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है तो शायद वो शामिल होने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक और चीज भी आती है कि किसी ने शायद नोटिस नहीं किया कि जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो हमेशा एक लिहाज से इशारे मिलते रहे कि अगर कभी शामिल भी होते हैं तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप का जो है ओहदा लेंगे। अब मसला ये है कि डार साहब अब बन चुके हैं, तो वो एक और भी चीजें मेरे ख्याल लगती है कि आगे चल के मुझे नहीं लगता है कि पीपल्स पार्टी कोई हुकूमत में शामिल है। वो अलग बात है कि साल भर में क्या सूरत हाल है कि उन्होंने रास्ता ही, आप कह रहे हैं कि डार साहब ने रास्ता बंद कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफाकी काबीना में। एक हद तक क्योंकि अगर पार्टी कभी भी शामिल होती तो नायब वज़ीर आज़म ओहदा मांगती है। बिल्कुल सही। नादिया साहब, अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आगे हुकूमत की बात कर लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में पिछले दिनों भी हमने बहुत बयानात देखे। जावेद लतीफ साहब की गुफ्तगू हमेशा हम कहें ना कहें सबको मालूम है कि इशारा किस तरफ होता है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से फिर राना सनाउल्लाह साहब की भी गुफ्तगू आप किस तरह देखती हैं? ये जो मुतज़ाद बयानात आ रहे थे कि जी इलेक्शन में हमारी परफॉर्मेंस बुरी रही, लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया, फिर जावेद लतीफ साहब कह रहे थे कि नहीं जी हमें तो हरवाया गया। ये इज दिस जिसको कहते हैं ना कि chaos that is created by design, ये कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पैगाम किसी को भेज रही है या सचमुच पार्टी में इस वक्त बहुत इख्तलाफ है? मुझे लगता है पार्टी में इख्तलाफात हैं आरफा, बिकॉज आप इनकी सीनियर लीडरशिप से जब आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं और वैसे ऑन रिकॉर्ड जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, उससे साफ लगता है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसमें जाहिर है कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको शायद जानबूझकर उनका साथ नहीं दिया गया। मैं चले इसको ऐसे कर लेती हूँ। जाहिर है कि आई मीन देयर इज नो एविडेंस फॉर अस टू से, ऑल्दो यस इलेक्शन के रिजल्ट्स आर क्वेश्चनेबल, इलेक्शंस के जो तरीकाकार था वो भी बड़ा जिसे कहते हैं इस वक्त क्वेश्चनेबल है क्योंकि हर तरफ से इल्जामात हैं। लेकिन पार्टी के अंदर एक सोच है कि देखिए शहबाज शरीफ साहब जिस किस्म की हुकूमत इस वक्त कर रहे हैं या 16 माह की हुकूमत उन्होंने की, उसमें वो बहुत ज्यादा अपनी बात नहीं कहलवा पाते। नवाज शरीफ ऑन द अदर हैंड, नो डाउट कि वो अब तक बड़े डोमेंट नजर आ रहे थे हमें, लेकिन अब वो एक्टिव हो गए हैं और मेरे ख्याल है कि वो अपने भाई को ये समझाएंगे कि ठीक है आप चलाएं इस हुकूमत को जिस तरह से भी चलना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वी नीड टू टेक सम सॉर्ट ऑफ स्पेस। और इसके लिए ये जरूरी है कि आपने देखा कि एक डार साहब को भी वापस इंट्रोड्यूस किया गया है, राना सनाउल्लाह साहब भी वापस आ चुके हैं। फ्यूचर में कहा जा रहा है कि शायद 1-2 लोगों को और भी कर दिया जाएगा। न भी किया गया तो पार्टी की जो सदारत अगर नवाज शरीफ ले लेते हैं, सेक्रेटरी जनरल भी तब्दील हो जाते हैं, तो यकीनन वहां पर एक बयानिया फॉर्म होगा। पार्टी को ये अच्छी तरह पता है कि बयानिया एंटी एस्टैब्लिशमेंट था, जब तक वो था, जब तक इस पार्टी के पास सब कुछ था। और आज ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि एक एंटी एस्टैब्लिश बयानिया के ऊपर ही तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हुई है। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे नीड टू कीप द पार्टी इंटैक्ट। और इस चीज के लिए वो आगे जाके क्या करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखिए वजीर आला उनकी साहबजादी हैं। अगर नवाज शरीफ साहब की किसी किस्म की भी कोई मज़ाहमत वाली पॉलिसी होगी तो भाई वजारत में और बेटी वजीर आला के तौर पर तो काफी मुश्किल हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से वो किसी और को मुश्किल देने के लिए ही ये तमाम कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटे को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन हम गुफ्तगू करें अतहर काज़मी साहब से, जाहिद हुसैन साहब से और नादिया नकी साहिबा से, और हम बात करें जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। अतहर साहब, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया भी बनाने हैं, नादिया साहिबा कह रही हैं, मगर साथ साथ हुकूमत भी चलानी है, शहबाज शरीफ साहब की भी हुकूमत चलानी है, मरियम नवाज साहिबा की भी चलानी है, तो कितना कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बना लेंगे नवाज शरीफ साहब, पार्टी को टेक ओवर करके या डार साहब को डिप्यूटी बना के?
देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए कि ये हो नहीं सकता है कि आपकी सूबे में भी हुकूमत हो, वफाक में आपके भाई वजीर आजम हो, आपकी जमात हुक्मरान जमात हो, और एट द सेम टाइम आपकी ख्वाहिश हो कि अपोजिशन का रोल भी आपके हवाले कर दिया जाए। ऐसा तो नहीं होगा। अब ये इस तरह वो एक हद तक चीजें होंगी, थोड़ा सा वो जिस तरह कहते हैं ना कंफ्यूजन क्रिएट करना, थोड़ा सा बयान देना उस हद तक, पर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई लॉन्ग लास्टिंग किस्म का इम्पैक्ट पड़ेगा वोटर्स के ऊपर। वोटर को अगर उन्होंने मुतासिर करना है, मेरे ख्याल में उनकी जो बेस्ट बेट है कि पंजाब के अंदर मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत डिलीवर करे, 1-2 साल के अंदर चीजें ऐसी हो जाएं कि जहां पे उनकी पार्टी की पोजीशन मुस्तहकम हो जाए। और वो जो बहुत सारे आप जैसे दोस्त कहते हैं ना, देखें क्या सूरत हाल हो गई लाहौर में, नून लीग की किस हालत में आ गई है, तो वो वहां पे ऐसे इल्जाम ना लगाए, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा। आप जैसे दोस्त, मैंने कहा हमारे बहुत सारे आप जैसे साफी दोस्त हैं ना, तो मसला ये है कि उसको रिवाइव करने के लिए उनकी बेस्ट बेट होगी कि पंजाब में एक तरह से वफाक में और पंजाब में लोगों के दिलों में डालें कि ये अलग-अलग, 2 अलग-अलग चीजें, वहां पे अलग हुकूमत है, यहाँ पे अलग हुकूमत है, पंजाब में अच्छा आप करें, अच्छे तरीके से डिलीवर करें, और अगले इंतखाबात में नून लीग पंजाब में बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे। तो ये एक हो सकता है। अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट वो जाएंगे नहीं, इस वक्त मेरे ख्याल में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस वक्त के वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जा सकते। जाहिद साहब, आप ऑब्वियसली you've been in the news these days because आपने इसहाक डार साहब पे भी लिखा, तो सर ये जो बात कर रहे हैं अतहर साहब कि ये डिलीवरी के लिए शहबाज शरीफ साहब को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की शक्ल में दिया है नवाज शरीफ साहब ने, ये क्या हम इसको इस तरह इंटरप्रेट करें, इस तरह इसकी तशरीह करें कि क्योंकि गवर्नेंस अच्छी करनी है तो एक इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी 2013 की टर्म थी, और दूसरा शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो ये अब दोनों लोग अगर प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो दौड़ेगी। सर ये मत कहें कि गवर्नेंस अच्छी करने के लिए डार साहब को लाया गया है। मतलब ये है कि नहीं सर, वो मतलब के कहते हैं ना कि 2013 में बहुत कमाल किया था उन्होंने, खुद नवाज शरीफ साहब कहते हैं सर। उस कमाल के नतीजे में जो आज हमें भुगतना पड़ रहा है वो भी जरा देख लें। खैर, मसला ये है कि इस वक्त जो है खुद मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा प्रेडिकेमेंट है। एक तो सही बात है ये कि एक बयानिया जो उन्होंने शुरू में किया था, एक तो वोट को इज्जत दो वाला जो है वो कभी का दफन हो गया है। अब चाहे या ना चाहें, लेकिन एक उन पे इस वक्त ठप्पा तो लगा हुआ है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। और मेरा ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ साहब कोई मौका जानने की नहीं देते हैं जहाँ पे इस चीज़ के इन ख्यालात को या इस परसेप्शन को मजबूत बनाने के लिए कि हाँ ये जो है वो हुकूमत उनकी पूरी की पूरी उसका दारोमदार जो है इस्टेब्लिशमेंट पे है। तो एक तरफ तो ये हुआ, दूसरी तरफ से नवाज शरीफ साहब हैं, उनका जो है यकीनी तौर पे मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई वो है, लेकिन उनका एक अपना एक अंदाज रहा है जो कि हमने पहले भी देखा है। वो आए जब वापस थे तो उस वक्त भी एक थोड़ा सा उन्होंने कोशिश ये की थी कि अपना एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट रवैया कुछ रखें। अब वो सब गायब हो चुका है। लेकिन ये कि इस वक्त यानी जो हुकूमत की कमज़ोरी जिसको कह लें, गवर्नेंस जिसकी बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि शायद कोई चीज़ें जो है बेहतर सूरत हाल बना लें, लेकिन वो मुझे इसलिए भी नज़र नहीं आ रहा है कि इस वक्त जो इनके दरमियान में जो इख्तलाफात हैं वो कभी भी इन चीज़ों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। इस वक्त हुकूमत क्या है, इस वक्त ज़रा आप उसकी एनालिसिस कर लें तो आपको बहुत चीज़ नज़र आएगी कि ये हुकूमत ऐसी है जिसमें लगता है कि रडरलेस एक शिप जो होती है उसकी तरह है। हालांकि वज़ीर आज़म भी हैं और बहुत एक्टिव भी नजर आते हैं हमें, और फौज की। जाहिद साहब, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, तो फिर ये बताएं कि ये इसहाक डार साहब की अपॉइंटमेंट एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, इसको हम किस तरह इंटरप्रेट करें सर? बिल्कुल सर, इसको बहुत आसान है, मतलब उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो है कभी भी अपना इक़्तिदार जो या उनका जो है इन्फ्लुएंस जो है इक़्तिदार पे वो जाने नहीं देंगे। तो खुद तो वज़ीर आज़म नहीं बन पाए, लेकिन इस वक्त जो है वो देखा जाए तो रीअसर्शन जो है कह सकते हैं उनकी तरफ से हो रही है। सॉरी। और इसहाक डार साहब की अपॉइंटमेंट जो है उसी चीज़ के नतीजे में। इसहाक डार साहब इसलिए नहीं आए कि शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है या किसी और की ख्वाहिश है कि बेहतर तौर पे गवर्नेंस करें। जी, मैं नादिया साहिबा से के पास ये सवाल लेके जाती हूँ। नादिया साहिबा, क्या वजह है इसहाक डार साहब एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, किस तरह आप देख रही हैं इसको?
देखिए इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। वैसे तो जाहिद साहब ने डॉन में अखबार में जो लिखा वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था और उससे भी बड़ा कुछ सीखने को मिला। लेकिन मैं ये समझती हूँ, एक तो पहली बात ये कि देखिए वो उनके कॉन्फिडेंट हैं नवाज शरीफ साहब के, वो उनके रिश्तेदार हैं, समधी हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि उनको अकेला छोड़ा जाए। वो हमेशा उनकी गवर्नमेंट में रहते हैं। कम वॉट में जिस तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाया गया, डार साहब को लाया गया, यानी उनकी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है जब भी नून लीग की हुकूमत होगी। तो एक तो दैट इज अ गिवन। नंबर 2, मुझे ये लगता है कि देखिए मौजूदा हुकूमत के अंदर, सेनेट में खुसूसन, जिस तरह से हमने लोगों को देखा, और इवन इस काबीना के अंदर औरंगजेब साहब हैं, जिनकी मैं बिल्कुल काबिलियत के ऊपर सवाल नहीं उठा रही। ही इज अ वेरी गुड पर्सन। आई मीन वी हर्ड फ्रॉम ऑल द इकोनॉमिस्ट के वो वाकई हैंडल भी कर लेंगे इस इकोनॉमी को। लेकिन वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्टी के नहीं है टिकट होल्डर। इसी तरह से मोहसिन नकवी साहब टिकट होल्डर नहीं है। इसी तरह से फैसल वाडा जिस तरह से सेनेट में आ गए वापस। तो ये तमाम तर वो बातें हैं कि मेरे ख्याल से ये भी एक मैसेजिंग है टू द पावर्स दैट बी, कि देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने एक डेटरेंस तो क्रिएट करनी है। हमारे बंदे भी होने चाहिए, अब वो किस तरह से फिट हो ये भी होना चाहिए। क्योंकि कुछ हमारे जराये की इत्तलात से आरफा ये पता था कि डार साहब के ऊपर रजामंदी नहीं थी कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ले, ना ही राना सनाउल्लाह साहब के लिए बतौर इंटीरियर मिनिस्टर की रजामंदी थी। तो मेरे ख्याल से एक क्लियर मैसेज ये भी होगा, आई एम नॉट सेइंग कि देयर आर डैगर्स ड्रॉन बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड पीएमएलएन, या किसी किस्म की वो जिसे कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की हमेशा किसी किस्म की कोई मज़ाहमत की पॉलिसी होती है, लेकिन अपनी बात कहने के लिए ये इंतहाई जरूरी है। तीसरा जाविया मुझे ये लगता है कि ये करके गोया ऐसा लगता है कि आपने अपने ही भाई पर अदम एतमाद किया हो, कि गोया वो हुकूमत अकेले नहीं चला सकते। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी, विल बी राइट बैक एंड वी विल कंटिन्यू द कन्वर्सेशन। वेलकम बैक नाज़रीन। अब गुफ्तगू करें अतर काज़मी साहब से, जाहिद हुसैन साहब से और नादिया नकी साहिबा से, और हम बात कर रहे हैं जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। अतर साहब, सियासत तो एक तरफ, एक और जो बहुत अहम इशू है वो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं और जो 6 जजेस का खत है वो एक तरफ है, उसके साथ जो उसका भी बहुत असर होगा जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं सियासत पर। किस तरह देख रहे हैं जो वहाँ इस वक्त एक सियासत सी हो रही है जुडिशरी में या सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, एक तो तारीख है पाकिस्तान की और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे सियासी मामला अदालतों में जाते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको वहाँ पे सियासी मामला नजर भी आते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में कम वक्त में अगर कोई कोर्स हम तब्दील कर सकते हैं अपना, तो मेरे ख्याल में वो अदालत के जरिए हो सकता है। और इस वक्त जो 6 जज साहिबान ने जो खत लिखा, फिर उसके बाद हमने देखा एक बड़ी मलिशियस किस्म की कैंपेन चलाई गई जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ। ये वही बाबर सत्तार साहब हैं माइंड यू कि जिनकी तहरीक इंसाफ ने अपॉइंटमेंट की बड़ी मुखालफत की थी, इसलिए कि इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग जो हैं वो किसी को भी पसंद नहीं होते। तो पर यह है कि मुझे ये लगता है कि ये जो मामला है इसको हशप करने की कोशिश की गई कि हुकूमत एक कमीशन बना देगी और जनाब ये मामला रुक जाएगा, लेकिन ये मामला यहाँ पे रुकेगा नहीं। ये 6 जज साहिबान का मामला है, जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेक अप किया। अब अगर इस मामले को वहां से वो पार्लियामेंट में भेज देते हैं, जिस तरह बार बार बात हुई कानून साजी, मेरा नहीं ख्याल उसमें कानून साजी की जरूरत है। बिल्कुल क्लियर मामला हैं, सुप्रीम कोर्ट देखे और इसको अंजाम तक पहुंचाए। अतर मिनुल्लाह साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट वहां पे कमेंट्स दिए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, मंदोखेल साहब ने, तो ये मौजूद अदालत देख रही है और हम उम्मीद करते हैं कि इसका कोई बेहतर ही हल निकलेगा। जी जाहिद साहब, यही बात जो अभी की अतर साहब ने कि बाबर सत्तार साहब के खिलाफ इतनी मलिशियस हमने कैंपेन देखी, तनकीद उनके ऊपर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती थी, अब सोशल मीडिया पे चल रही है। इंडिपेंडेंट आदमी किसी को पसंद नहीं है जो प्रिंसिपल्स पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है इस पर, लेकिन एक अच्छी बात जो हुई है तमाम चीज़ों में वो यही थी कि जो 6 जजेस ने जो है जो एक खत भेजा है इनको सुप्रीम कोर्ट को, वो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। उस पर कुछ होता है या नहीं होता है या क्या होगा, लेकिन इससे एक चीज़ तो हो गई है कि वो तमाम चीज़ें जो कि सब लोगों को पता था कि ये होता है, इस तरह की मदाखलत होती है, वो पब्लिक में आ गई है और एक डिबेट का जरिया बन के आई है। इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट खुद भी इस वक्त दबाव के शिकार है। अब देखना ये है कि क्या वो ऐसे कोई कार्रवाई करते हैं जिसकी वजह से कम ये तो नहीं हो सकता है कि बिल्कुल रोक दिया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में जिस तरह की सियासत है या जिस तरह की मदाखलत है
एस्टेब्लिशमेंट की, उसमें शायद ये मुमकिन नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि उसका एक हद तक तदारुक ज़रूर हो जाएगा। और मेरा ख्याल ये कि देखना ये है कि चंद हफ्तों की बात है कि क्या फैसला होता है। और इस वक्त एक और बहुत अहम बात है, ये सिर्फ ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ इसकी हेयरिंग हो रही है, बल्कि तमाम क्लास हाई कोर्ट्स है, सूबाई हाई कोर्ट्स है, उनकी तरफ से भी रेजोल्यूशन भी आया है। उन्होंने भी अपना बयान जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, और बहुत सख्त बयान में। अगर आप देखें कि जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से हुआ है या केपी की, तो ये है, तो वो सारे के सारे अगर देखा जाए तो पहली दफा ये पाकिस्तान की तारीख में हुआ है जजेस जो है वो कम से कम उन्होंने इस चीज का एक ओपनली इजहार किया है जो कुछ होता रहा है। और ये मेरे ख्याल खुद एक डिटेरेंस के तौर पे काम हो सकता है। किस हद तक बहुत बड़ी बात है जी। नादिया साहिबा, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स जी, यही सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के मामले को लेके जी। देखिए, सेंसिटिव मामला तो है, और जैसे मेरे बाकी कॉलीग्स कह रहे हैं कि ये कम से कम इसका कोई तदारुक हो सकेगा। मैं ये समझती हूँ आरफा कि ठीक है, मैकेनिज्म आप जरूर डिवाइस कर लें, ऑल्दो द मैकेनिज्म्स आर वेरी मच इन प्लेस। फिर मुझे नहीं समझ में आती कि नया करने की क्या जरूरत है, लेकिन एटलीस्ट नाउ इफ इट इज 184(3), इतने 6 रुकनी बेंच बना है, सब कुछ डॉक्यूमेंट हुआ है फ्रॉम जो तजावीज आपसे ली गई हैं डिफरेंट हाई कोर्ट से, और जो खत इन इटसेल्फ है। कम से कम उन लोगों को तो मतलब आप एहतसाब करें, अकाउंटेबल करें जिन्होंने ये किया है, क्योंकि ये संगीन खिलाफ वर्जी है, और जिन्होंने दबाव में आकर फैसले दिए, फिर उनको भी आपको देखना चाहिए। लेट्स नॉट ऑलवेज से कि जी इससे तो बड़ा पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। अरे खुलने दें, किसी को तो आपको कुछ करना पड़ेगा ताकि आइंदा ना हो, वरना आप बनाते रह जाएंगे मैकेनिज्म और ये सब उसी तरह रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे टीम में, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।